हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशार जी के जीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और दोस्तों, अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको पता ही है आरआरबी ग्रुप डी यूथ बुक का सॉल्यूशन आपको करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको करवाने वाले हैं केमिस्ट्री की रिवीजन क्लास। क्योंकि आज है हमारा संडे, और संडे को आपको पता ही कि हमारी रिवीजन क्लास होती है। जो भी हम वीक में पढ़ते हैं उसकी हम रिवीजन क्लास लेते हैं। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं केमिस्ट्री की रिवीजन क्लास। इसके पहले हमने फिजिक्स की रिवीजन क्लास एक करवा दिया है और बायोलॉजी की रिवीजन क्लास करवा दिया है। आज हम करने वाले हैं केमिस्ट्री की रिवीजन क्लास। इसमें जो हमने इस वीक आपको पढ़ाया है, ये सारे क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं, सारे चैप्टर ऐड कर दिए हैं। आप क्लास देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, आज से हम आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं रसायन विज्ञान एक परिचय, मतलब केमिस्ट्री। हम आज से आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हम करने वाले हैं पदार्थ मैटर्स के जितने भी क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं वे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, ठोस। ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण जो होता है दोस्तों, ये अधिकतम होता है। उससे कम द्रव में होता है और उससे कम किस में होता है? गैस में होता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। तो ठोस पदार्थ की एक अवस्था है जिसकी पहचान पदार्थ की संरचनात्मक दृढ़ता और विकृति, आकार, आयतन और स्वरूप में परिवर्तन के प्रति प्रत्यक्ष विरोध के गुण के आधार पर की जाती है। ठोस पदार्थों में उच्च यंग मापांक और अपरूपता मापांक होते हैं। ठोस को अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल ठोस के अणुओं से कम तथा गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? तो दोस्तों, ठोस के कणों के संदर्भ में जो सही कथन है वो है ऑप्शन नंबर सी वाला। व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं ठोस के कण। क्या होते हैं? व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। दोस्तों, वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है एवं कणों के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है, वे क्या कहलाते हैं? ठोस कहलाते हैं। अर्थात प्रत्येक ठोस अवयवी कणों से मिलकर बनता है। ये अवयवी कण अणु या परमाणु आयन होते हैं। अणु, परमाणु या फिर ये आयन होते हैं। लक्षण की बात करें दोस्तों, तो ठोस असंपीड्य एवं कठोर होते हैं तथा इनके अवयवी कणों के मध्य रिक्त स्थान कम होता है। इनका घनत्व गैस तथा द्रव की तुलना में कैसा होता है? अधिक होता है। ठोस जो है व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं एवं इनका गलनांक क्या होता है? प्रायः अधिक होता है। ठीक है, ये हो गई ठोस की बात। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है? दोस्तों, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की 5 अवस्थाएं तय की गई है। कितनी? 5 व्यवस्थाएं। पदार्थ ब्रह्मांड की विषय वस्तु है। प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है क्या कहलाता है? पदार्थ या द्रव्य कहलाती है। वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की 5 अवस्थाएं तय की गई दोस्तों। एक है ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीचे दी गई आकृति से क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है? ये जो आकृति दी गई है दोस्तों, इससे क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, ये हमको बताना है। पहला ऑप्शन है दोस्तों, पदार्थ की चारों अवस्थाओं की आणविक व्यवस्था देखी जा सकती है। प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद है। यह आकृति पदार्थ की चौथी अवस्था अर्थात प्लाज्मा को प्रदर्शित करती है। यह आकृति पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है। तो जो गलत कथन है दोस्तों, वो है हमारा बी वाला। प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद होता है। ये जो आकृति दी है ये इसकी प्रदर्शित नहीं करती है। ठीक है, तो बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, दी गई आकृति में प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद है का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यह ठोस, द्रव तथा गैस के अणु से काफी भिन्न होता है, इसलिए इसे पदार्थ की एक भिन्न अवस्था या चौथी अवस्था माना जाता है। यह तरल पदार्थ केवल लाल रक्त कोशिकाओं, सफेद रक्त कोशिकाओं और बिंबाणु मतलब प्लेटलेट्स में पाया जाता है। प्लाज्मा का काम इन्हें पोषण पहुंचाना है और रक्त वाहिनियों में इनके विचरण में सहायता करना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
डैश में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। तो दोस्तों गैसों में जो विसरण होता है क्या होता है, अत्यधिक तीव्रता से होता है। पदार्थ की तीन अवस्था है दोस्तों, ठोस, द्रव और गैस। गैस में पदार्थ की वह भौतिक अवस्था है जिसका आकार व आयतन दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। गैसों में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है क्योंकि गैस के अणुओं में आकर्षण एवं प्रतिकर्षण नहीं होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश एक शुद्ध पदार्थ है। तो दोस्तों मीथेन जो है ये क्या है, एक शुद्ध पदार्थ है। मीथेन शुद्ध पदार्थ है। यह पृथ्वी की सतह के नीचे पेट्रोलियम पदार्थों के साथ प्राकृतिक गैस के रूप में पाई जाती है। यह दलदली भूमि में भी मिलती है, इसलिए इसे मार्स गैस भी हम बोलते हैं। मीथेन को क्या बोला जाता है, मार्स गैस। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विधान सत्य है। पहला है हमारा दृढ़ता के आधार पर। पदार्थ के प्रकार के अनुसार कणों के स्थान के आधार पर आकार बदलता है। उदाहरण के लिए ठोस पदार्थों का निश्चित आकार होता है जबकि तरल पदार्थ उनके पात्र का आकार प्राप्त करते हैं। और देखा जाए तो गैसों का कोई आकार नहीं होता। ठीक है, ये दृढ़ता। बी है हमारा संपीड़ितता। यह पदार्थों का वह गुण है जिसके कारण उच्च दाब पर उनका आयतन कम हो जाता है। गैसों में यह गुण पाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा केवल बी वाला। जो हमारा बी संपीड़ितता है दोस्तों ये बिल्कुल सत्य है, ए वाला हमारा असत्य है। अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। दृढ़ता या टफनेस की बात करें दोस्तों, पदार्थों में दृढ़ता के गुण के कारण पदार्थ टूटने से पहले अपने ऊपर लगने वाले झटकों या धक्कों का विरोध करता है। अतः कथन ए गलत है तथा कथन बी क्या है, सही है। क्योंकि संपीड़ितता गैसों में सबसे अधिक पाई जाती है, इसके कारण उच्च दाब पर इनका आयतन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब देखते हैं दोस्तों पदार्थों का वर्गीकरण, यौगिक, मिश्रण और विलयन के बारे में। देखते हैं पहला क्वेश्चन। डैश एक यौगिक नहीं है। तो दोस्तों लेड जो है ये एक यौगिक नहीं है। बात करें चौक की, हाइड्रोजन सल्फाइड की या सल्फर डाइऑक्साइड की, तो ये सभी क्या है, यौगिक है। दो या दो से अधिक तत्व जब एक निश्चित अनुपात में रासायनिक बंध द्वारा जुड़कर जो पदार्थ बनाते हैं उसे हम रासायनिक यौगिक कहते हैं। जैसे चौक हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। लेड एक क्या है, लेड एक तत्व है जो कि धातु है। दोस्तों देखते हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के सारे क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई या नहीं हुई है। तो दोस्तों अवस्था में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन और रंग बदलना, ये सभी विकल्प जो है हमें मदद करते हैं ये पता करने में कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। अवस्था में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, रंग बदलना तथा तापमान में परिवर्तन जैसे प्रेक्षण रासायनिक अभिक्रिया हुई या नहीं इसके निर्धारण में मदद करते हैं। क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व के एक दूसरे के संपर्क में आने पर और उनमें परमाणुओं का पुनर्व्यवस्थापन होता है तथा इस प्रकार नए पदार्थ का या यौगिक प्राप्त होते हैं, जैसे दूध से दही का बनना। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक भौतिक परिवर्तन है। तो दोस्तों भौतिक परिवर्तन है हमारा पानी का बर्फ में परिवर्तन। ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। मानव श्वसन, मानव में पाचन और दूध से दही बनना, ये सभी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। किसी पदार्थ में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण तो समान बने रहते हैं लेकिन पदार्थ के भौतिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे पानी का बर्फ में परिवर्तन, शक्कर का पानी में घुलना, कांच का टूटना, ये सभी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। और पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है जो मूल पदार्थ के रासायनिक व भौतिक गुणों से पूर्णतः भिन्न होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे लोहे पर जंग लगना, दूध से दही का बनना, ये सभी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है कौन सा, ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, जल का वाष्प में परिवर्तन। ये कौन सा उदाहरण है, तो ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है दोस्तों। कौन सा, भौतिक परिवर्तन का। वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः पूर्व अवस्था में प्राप्त न किया जा सके, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें नया पदार्थ बनता है दोस्तों। प्रकृति में भौतिक व रासायनिक परिवर्तन दोनों होता है। जैसे दूध से दही बनना, शरीर में भोजन का पाचन एवं लोहे में जंग लगना आदि रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। जबकि जल का जलवाष्प में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है और यह भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है। तो दोस्तों दूध का दही में परिवर्तन, ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन, रेत का पानी में घुलना, चीनी का पानी में घुलना, ये सभी क्या है, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन ए अंगूर किण्वित होना,
ऑप्शन बी फलों का पकना, ऑप्शन सी बर्फ का पिघलना, या ऑप्शन नंबर डी दूध से दही जमना। तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बर्फ का पिघलना। बर्फ का पिघलना जो है ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। बात करें अंगूर का किण्वित होना, फलों का पकना, दूध से दही जमना, ये सभी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है दोस्तों। पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें केवल उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है तथा उसके रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे बर्फ का पिघलना हो गया, कांच का टूटना हो गया, ये सभी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। तो ये थी हमारी आज की पहली क्लास दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला जो हमारा टॉपिक होगा दोस्तों वो होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम और डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ये सभी 3 चैप्टर हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीके जीएस क्लासेस में। दोस्तों आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों जैसे कि आपको पता है हम आपको आरआरबी ग्रुप डी यूथ बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको करवाने वाले हैं द्रव्यमान संरक्षण, स्थिर अनुपात का नियम और डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। इसके जितने भी क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं दोस्तों सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। और दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए, क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों द्रव्यमान संरक्षण के नियम से जितने क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं सारे वो हम देखेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देखते हैं। पहला क्वेश्चन, एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, इसे क्या कहा जाता है? दोस्तों एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, इससे ऊर्जा द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत हम कहते हैं। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है। एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, इसे द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम कहते हैं। द्रव्यमान का ना ही सृजन किया जा सकता है तथा ना ही नाश किया जा सकता है, परंतु वह आपस में पुनर्व्यवस्थित अवश्य हो सकता है। ठीक है। देखते हैं स्थिर अनुपात के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन। निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था? दोस्तों निश्चित अनुपात का नियम जो है ये जोसेफ अल प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? जोसेफ अल प्राउस्ट के द्वारा। जोसेफ प्राउस्ट ने स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया था। इस नियम के अनुसार दोस्तों प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व द्रव्यमान के अनुसार सदैव एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, चाहे वह यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो। ठीक है। ये है कौन सा नियम? निश्चित अनुपात का नियम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार क्या होता है? दोस्तों निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार होता है रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। यही क्या है? हमारा निश्चित अनुपात का नियम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन प्राउस्ट ने किया था। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक यौगिक में अवयवी तत्वों के भारों या द्रव्यमानों का सदैव एक निश्चित अनुपात रहता है। उदाहरण के लिए H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भारों का अनुपात कितना है? 1:8 है। किसी भी स्रोत से प्राप्त जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भारों का अनुपात सदैव 1:8 रहता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं? तो दोस्तों कौन से नियम के अनुसार हो जाएगा? ये हो जाएगा स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार। किसके अनुसार? स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार। स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम क्या है दोस्तों? स्थिर या निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन प्राउस्ट ने किया था। इसके अनुसार किसी रासायनिक यौगिक में उपस्थित अवयवी तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव स्थिर और निश्चित होता है। जैसे 2Na+Cl2 क्या बन जाता है? ट्वाइस NaCl बन जाता है। तो NaCl यौगिक बनाने के लिए सोडियम के 23 ग्राम और क्लोरीन के 35.5 ग्राम एक निश्चित अनुपात में ही संयोग करेंगे, अर्थात
अनुपात सदैव क्या होगा, 23:35.5। ठीक है, ये सदैव क्या होगा, निश्चित होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में 3:8 के द्रव्यमान अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होती है। यह डैश के नियम के साथ सहमति में है। तो ये है लगातार समानुपात। ठीक है, किसके साथ सहमति में है, लगातार समानुपात में। निश्चित अनुपात के नियम या स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार किसी रासायनिक यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों में अनुपात कितना होता है, 3:8 के अनुपात में ही होगा। आयोग द्वारा दिया गया विकल्प लगातार समानुपात ही निश्चित अनुपात का नियम है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। CaO में द्रव्यमान के अनुसार Ca और O का अनुपात डैश होता है। दोस्तों CaO में द्रव्यमान के अनुसार कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है, तो ये होता है 5:2। कितना होता है, 5:2 होता है। दोस्तों CaO की बात करें तो द्रव्यमान के अनुसार कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, तो कैल्शियम का द्रव्यमान कितना होता है, 40 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। जब इसको हल करेंगे दोस्तों तो कितना निकल के आ जाएगा, 5:2 निकल के आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन डैश के अनुपात में उपस्थित होते हैं। दोस्तों पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन जो है ये 1:8 के अनुपात में उपस्थित होते हैं। किसके अनुपात में, 1:8 के अनुपात में। जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का द्रव्यमान के अनुसार अनुपात कितना होता है, 1:8 होता है। ठीक है, जबकि आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, तो 2:1 होता है। किसके अनुपात में, आयतन के अनुपात में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान हमेशा डैश अनुपात में होते हैं। दोस्तों अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान हमेशा किसके अनुपात में होते हैं, तो 14:3 के अनुपात में होते हैं। ठीक है, अमोनिया की बात करें तो NH3 की बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अमोनिया की बात करें तो अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान हमेशा 14:3 के अनुपात में होते हैं। अमोनिया गैस को सर्वप्रथम 1771 में प्रिस्टले ने खोजा था। किसने खोजा था, प्रिस्टले ने। यह विभिन्न जीव जंतुओं, पेड़ पौधों के सड़ने व ज्वालामुखी पर्वतों से निकलने वाली राख में पाई जाती है। इसका उपयोग प्रतिकारक के रूप में आइस फैक्ट्री में रेयान बनाने में किया जाता है। किसका उपयोग, अमोनिया का उपयोग। ठीक है, देखते हैं दोस्तों अब हम डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। देखते हैं पहला क्वेश्चन। डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित था। दोस्तों डाल्टन का सिद्धांत जो है ये रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था। किस पर, रासायनिक संयोजन के। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत दोस्तों रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, परमाणु कहते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु पदार्थ का अविभाज्य कण होता है। जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है दोस्तों, इसके अनुसार जो परमाणु होता है ये पदार्थ का अविभाज्य कण होता है। रासायनिक संयोजन के मुख्य रूप से 2 नियम है, एक है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और एक है निश्चित अनुपात का नियम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डाल्टन का सिद्धांत आधारित है। दोस्तों डाल्टन का सिद्धांत जो है ये रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। किस पर, रासायनिक संयोजन के नियम पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है। दोस्तों डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो है ये द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात के नियम का एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है। कौन, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों डाल्टन की पद्धति के अनुसार जो सही कथन है वह है परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण होते हैं। ये डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में बताया गया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जॉन डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें क्या बोलते हैं, परमाणु कहते हैं। और परमाणु को किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से विभाजित नहीं किया जा सकता है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण के नियम और निश्चित अनुपात के नियम पर आधारित है। इस सिद्धांत के प्रमुख बिंदु है दोस्तों, वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। दोस्तों पहला बिंदु है प्रत्येक तत्व अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, परमाणु। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के गुण भी कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। परमाणु कैसा होता है, अविनाशी होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में लिखित में से क्या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा नहीं है। तो अवधारणा नहीं है पूछा है। पहला है दोस्तों भिन्न तत्वों के परमाणु में भिन्न द्रव्यमान और रासायनिक गुण होते हैं, ये अवधारणा तो है, तो सही है आला।
यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटी पूर्णांक संख्या के अनुपात में संयोजित होते हैं, ये भी सत्य कथन है दोस्तों। ठीक है, ये भी अवधारणा है। परमाणु अदृश्य कण होते हैं जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित या नष्ट नहीं किया जा सकता, ये भी सही है दोस्तों। सभी पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें अणु कहा जाता है, तो ये गलत है दोस्तों। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा क्या है? सभी पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परमाणु। ठीक है, देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें हम क्या बोलते हैं? परमाणु कहते हैं। परमाणु को किसी भी रासायनिक या भौतिक विधि से विभाजित नहीं किया जा सकता है, अतः विकल्प डी का कथन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अवधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है? दोस्तों, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अवधारणा है, अभिधारणा है जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है? तो दोस्तों, परमाणु अदृश्य कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया से न तो उत्पन्न किए जा सकते हैं और न ही नष्ट किए जा सकते हैं, ये नियम का परिणाम है। तो डी वाला इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, डाल्टन ने द्रव्य की संरचना का गहन अध्ययन किया। डाल्टन ने क्या किया था? द्रव्य की संरचना का गहन अध्ययन। इन्होंने 1803 ईस्वी में द्रव्य की संरचना तथा परमाणु संबंधी एक विचार प्रस्तुत किया जिसे डाल्टन का परमाणुवाद हम कहते हैं। इनके परमाणु सिद्धांत से द्रव्यमान संरक्षण का नियम प्रतिपादित होता है, जिसके अनुसार परमाणु अदृश्य कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया से न तो उत्पन्न किए जा सकते हैं और न ही नष्ट किए जा सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश ने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। तो किसने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है? तो ये किया था डाल्टन ने। किसने किया था? डाल्टन ने। जॉन डाल्टन एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे। इन्होंने पदार्थ की रचना संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नाम से प्रचलित है। इन्होंने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत का प्रदान किया था? तो दोस्तों, कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया था? तो वे थे हमारे जॉन डाल्टन। किन थे? जॉन डाल्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जॉन डाल्टन ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत को द्रव्यमान संरक्षण के नियम और निश्चित अनुपात के नियम की युक्ति संगत व्याख्या की थी। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की विवेचना निम्नवत है। पहला, सभी पदार्थ द्रव्य परमाणु से मिलकर बने हैं। दूसरा है, परमाणु पदार्थ के अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जिन्हें किसी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इन्हें नष्ट किया जा सकता है। जॉन डाल्टन के परमाणुवाद की यह धारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण कैसे होते हैं? तो भिन्न भिन्न होते हैं। तो ये जो है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की विवेचना थी। तो कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः डैश हैं। दोस्तों, कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान जो होते हैं ये होते हैं 12U और 1U। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 12mu और 1mu होते हैं। किसी भी तत्व के परमाणु के द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान हम कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणु की संख्या अधिकतम होती है? तो दोस्तों, कौन सा तत्व है जिनमें आणविक रूप से परमाणु की संख्या अधिकतम होती है? तो ये है हमारा सल्फर। सल्फर में जो है दोस्तों आणविक रूप से परमाणु की संख्या क्या होती है? अधिकतम होती है। सल्फर तत्व में आणविक रूप में परमाणु की संख्या जो है ये अधिकतम होती है। सामान्य परिस्थितियों में सल्फर तत्व के परमाणु चक्रीय अष्टकोणीय अणु बनाते हैं जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? एसेट होता है। सल्फर कमरे के तापमान पर एक चमकीला पीला क्रिस्टली ठोस होता है। ऑर्गन एक एकल परमाणविक रासायनिक तत्व है जिसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 18 होती है। इसका संकेत क्या होता है? Ar होता है तथा परमाणु भार कितना होता है? 40 होता है। किसका? आर्गन का। तो आर्गन कैसा है? एक एकल परमाणविक रासायनिक तत्व है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा तत्व प्रकृति में द्विपरमाणुक अणु के रूप में मौजूद नहीं है? तो कौन सा तत्व है जो प्रकृति में द्विपरमाणुक अणु के रूप में मौजूद नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीलियम। हीलियम जो है दोस्तों ये द्विपरमाणुक अणु के रूप में मौजूद नहीं है। बात करें हाइड्रोजन की, नाइट्रोजन की और क्लोरीन की, तो ये द्विपरमाणुक अणु के रूप में मौजूद है। द्विपरमाणुक अणु में एक तत्व के केवल 2 परमाणु होते हैं। जो द्विपरमाणुक होते हैं दोस्तों, इसमें एक तत्व के केवल 2 परमाणु होते हैं। जैसे हाइड्रोजन में नाइट्रोजन की बात करें, क्लोरीन की बात करें, जबकि हीलियम द्विपरमाणुक अणु के रूप में प्रकृति में मौजूद नहीं है। यह क्या है? तो यह अक्रिय गैस है और अक्रिय गैसें एकल परमाणुक होती है।
हीलियम क्या है? हीलियम अक्रिय गैस है, और अक्रिय गैसें क्या होती है? एकल परमाणुक होती है, ये आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। Al2SO4 का थ्राइस में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों Al2 ब्रैकेट में SO4 का थ्राइस में ऑक्सीजन का प्रतिशत निकालना है हमको। तो दोस्तों इसको निकालने की प्रक्रिया क्या है? एल्यूमिनियम के 2 परमाणुओं का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? एल्यूमिनियम कितना है यहाँ पे? 2 है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 2 × 26.98, ठीक है। तो कितना निकल के आ जाएगा? 53.96 निकल जाएगा। सल्फर की बात करें तो सल्फर के कितने परमाणु हैं? तो सल्फर की बात करें दोस्तों, सल्फर के 3 परमाणु हैं। तो सल्फर के 3 परमाणु का द्रव्यमान निकालेंगे तो 3 × 32.06, तो ये कितना निकल के आ जाएगा? 96.18 आ जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन के 12 परमाणु का द्रव्यमान, 12 कैसे? ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 4 है, बाहर कितना है? 3, तो 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन के 12 परमाणु का द्रव्यमान 12 × 16, तो ये कितना हो जाएगा? 192 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 192 हो जाएगा। अब इन सभी को जोड़ देंगे दोस्तों, तो कितना निकल के आ जाएगा हमारा? ये निकल के आ जाएगा Al2SO4 का द्रव्यमान निकल के आ जाएगा 342.14 U। अब ऑक्सीजन का प्रतिशत निकालना है दोस्तों, तो हमको पता है ऑक्सीजन कितना है हमारे पास में? 192 है। आउट ऑफ कितना है? 192 ऑक्सीजन है दोस्तों हमारे पास, और आउट ऑफ कितना है? 342.14। इनटू में क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो आपका निकल के कितना आ जाएगा? 56.12% निकल के आ जाएगा। कितना? 56.12%, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 56.12%। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा करेक्ट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है? तो दोस्तों 2 तत्वों के परमाणु समान होते हैं, ये जो है ये सही नहीं है। वे 10⁻⁻10 मीटर क्रम के प्रसरण में होते हैं, ये सत्य कथन है। परमाणु आकार में बहुत छोटे होते हैं, ये सही है। एक तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं में समान होते हैं, ये सही है। तो जो सही कथन नहीं है वो है हमारा पहला वाला, 2 तत्वों के परमाणु समान होते हैं। दोस्तों परमाणु के बारे में सही कथन की बात करें तो किन्हीं भी 2 तत्वों के परमाणु समान नहीं हो सकते हैं। वे 10⁻⁻10 मीटर क्रम के प्रसरण में होते हैं, परमाणु आकार में बहुत छोटे होते हैं, एक तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं में समान होते हैं, ये परमाणु के बारे में सही कथन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। शब्द परमाणु को किसने खोजा? दोस्तों शब्द परमाणु को जो है ये किसने खोजा था? तो डेमोक्रिएट्स ने खोजा था शब्द परमाणु को। दोस्तों परमाणु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिएट्स ने किया था, जिसका अर्थ होता है जिसे तोड़ा ना जा सके। परमाणु रसायन विज्ञान में तत्व का वह छोटा सा छोटा भाग है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, परंतु वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणुओं का निर्माण प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन से मिलकर होता है। परमाणुओं का आकार अति सूक्ष्म व द्रव्यमान क्या होता है? बहुत ही कम होता है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं? दोस्तों जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट में उपस्थित होते हैं? तो 5 अणु होते हैं दोस्तों। कितने? 5 अणु। कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है? तो ये होता है CuSO4.5H2O। अब किसकी मात्रा पूछा है इसने? जल की पूछा है। जल के कितने अणु होते हैं? तो 5 अणु होते हैं। 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉपर सल्फेट अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र CuSO4.5H2 है। इसे क्यूप्रिक सल्फेट भी हम कहते हैं। कॉपर सल्फेट को क्या बोलते हैं? क्यूप्रिक सल्फेट भी। कॉपर सल्फेट के एक अणु में जल के 5 अणु होते हैं। कितने अणु होते हैं? जल के 5 अणु होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? दोस्तों अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में 6 परमाणु होते हैं। कितने होते हैं? 6 परमाणु, ठीक है। अब कैसे होते हैं? अमोनियम क्लोराइड का दूसरा नाम नौसादर है। आपको याद रखना है अमोनियम क्लोराइड का दूसरा नाम क्या है? नौसादर। NH4Cl का दूसरा नाम क्या है? नौसादर है। यह एक श्वेत क्रिस्टलीय जल में अत्यधिक विलेय पदार्थ है जो अधिक गर्म करने पर बिना पिघले ही ऊर्ध्वपातित हो जाता है और अमोनिया तथा HCl गैस में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? अमोनिया तथा HCl गैस में। दोस्तों जब NH4Cl को तोड़ा जाता है तो क्या बन जाएगा? NH3+Cl बन जाता है, मतलब अमोनिया का निर्माण होता है और HCl गैस बनती है। अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कुल 6 परमाणु होते हैं। कितने होते हैं? कुल 6 परमाणु होते हैं, ठीक है। कितने परमाणु होते हैं? 6 परमाणु होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानक ताप और दाब पर 7.5 ग्राम गैस 5.6 लीटर आयतन लेती है। यह कौन सी गैस है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के परमाणु भार क्रमशः 12,
14 और 16 है। दोस्तों मानक ताप और दाब पर 7.5 ग्राम गैस 5.6 लीटर आयतन लेती है। ये गैस हो जाएगी हमारी NO मतलब नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सी? NO हो जाएगी नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं? अब दोस्तों सबसे अधिक परमाणु के बारे में बताना है। अब देखते हैं सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए वाला। देखिए हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे? 1 है, तो 1 प्लस नाइट्रोजन कितना है? 1 है, तो प्लस 1 प्लस ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है? तो ऑक्सीजन है 2। तो ये कितना हो जाएगा? 2 और 2 4, तो इसके कितना आ जाएगा? बराबर 4 आ जाएगा। हाइड्रोजन कितना यहाँ पे? 2 है, तो 2 प्लस सल्फर कितना है? 1 है, ऑक्सीजन कितना है? 4 है, तो ये कितना हो जाएगा? टोटल 7 हो जाएगा। सी की बात करें, कार्बन कितना है? 1 है, ऑक्सीजन कितना है? 2 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 3 परमाणु। कैल्शियम कितना है यहाँ पे? 1 है, प्लस ऑक्सीजन कितना है? तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, प्लस हाइड्रोजन कितना है? 2 है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पे परमाणु कितने हैं? 4 है, यहाँ पे कितने हैं? 7 है, यहाँ पे कितने हैं? 3 है, और यहाँ पे कितने हैं? तो ये हो जाएगा 5 है। कितने हैं? 5 है। तो सबसे अधिक परमाणु किस में हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे H2SO4 में, ऑप्शन नंबर बी वाले में सबसे अधिक परमाणु है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल में। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान डैश होता है? दोस्तों कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान जो होता है ये होता है 40। कितना होता है? 40 होता है। दोस्तों कैल्शियम जो है आवर्त सारणी के द्वितीय समूह 2A का तत्व है। कैल्शियम का रासायनिक चिन्ह Ca होता है, परमाणु संख्या 20 होती है, तथा परमाणु भार या द्रव्यमान जो होता है कितना होता है? 40.08 होता है। इस रासायनिक तत्व की खोज जो है दोस्तों सन 1808 ईस्वी में सर हम्फ्री डेवी ने किया था। किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने इसकी खोज की थी। चूना पत्थर जो है दोस्तों कैल्शियम का महत्वपूर्ण खनिज स्रोत है। यह अपने शुद्ध रूप में चमकीले रंग का होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। NH4NO3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? दोस्तों NH4NO3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत हमको निकालना है। दोस्तों हम जानते हैं NH4NO3 में नाइट्रोजन की प्रतिशत निकालना है, तो दोस्तों NH4NO3 में N का परमाणु द्रव्यमान डिवाइडेड बाय NH4NO3 का कुल अनुद्रव्यमान निकालेंगे हम सबसे पहले। तो दोस्तों यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है? 2 बार है, तो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो 14 प्लस 14 होता है। ठीक है, कितना हो जाएगा? 14 प्लस 14 ऊपर में हो जाएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है? 14 प्लस हाइड्रोजन कितना है? 4, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1 होता है, तो 4 × 1 4 हो जाएगा, प्लस नाइट्रोजन कितना है हमारे पास में? 14 है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का परमाणु अनुद्रव्यमान कितना होता है? 16 होता है, 16 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 28 4 32, 32 और 48 कितना हो जाएगा दोस्तों? 32 और 48 हो जाएगा आपका कितना? 80। कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। इंटू में क्या कर देंगे? 100 से कर देंगे। तो इसको जब काटेंगे दोस्तों तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और काटेंगे इसको तो कितने बार में जाएगा? 2 से काट देते हैं, 2 चौके 8, 2 14 28, फिर इसके बाद 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 7 14, और 2 से काट देते हैं 2 पंचे 10, तो कितना आ जाएगा? 35% इसका राइट आंसर आ जाएगा। कितना परसेंट? 35%। तो NH4NO3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 35% हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशतता डैश होती है? दोस्तों H2O मतलब जल अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशतता हमको बताना है। दोस्तों हम जानते हैं जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 1:8 होता है। अब हमको हाइड्रोजन निकालना है, तो हाइड्रोजन कितना है हमारे पास में? 1 है, आउट ऑफ कितना है? आउट ऑफ 9 के, तो 9 इंटू क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा? 11.1111 हाइड्रोजन की प्रतिशतता निकल के आ जाएगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है? तो दोस्तों अणु जो है ये पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और जिसमें उस पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं अणु कहलाता है। जैसे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो, ये क्या है? अणु है। और पदार्थ का वह सबसे छोटा कण परमाणु है, परंतु वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु अणु से भी सूक्ष्म कण होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अणु शब्द से परिचय डैश द्वारा 1896 के आसपास कराया गया था? दोस्तों अणु शब्द से परिचय जो है ये करवाया था विलियम ओस्टवाल्ड ने। किसने करवाया था? विलियम ओस्टवाल्ड ने। अणु किसी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण है जो सामान्य दशाओं में स्वतंत्र रह सकता है। यह उस पदार्थ के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है।
अणु शब्द सन 1896 ईस्वी में विलियम ओस्टवाल्ड ने दिया था। ये आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? दोस्तों, किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को जो है अणु हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अणु। किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को अणु कहा जाता है। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 2 परमाणु से मिलकर बना है, एक अणु बना हुआ है। क्या? हाइड्रोजन के 2 परमाणु से मिलकर एक अणु बना है। NaCl की बात करें तो Na तथा Cl 2 अलग अलग परमाणु से मिलकर बना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को इसके डैश के रूप में जाना जाता है। तो अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को तो है परमाणुकता के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? परमाणुकता के नाम से। किसी अणु संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता हम कहते हैं। अर्थात अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या की इसके परमाणुकता के रूप में ही जाना जा सकता है। जैसे ऑक्सीजन के अणु की परमाणुकता कितनी है? 2 है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया था? दोस्तों, अणु शब्द जो है ये प्रतिपादित किया था किसने? डेमोक्रिटस ने। किसने? डेमोक्रिटस ने। किसी पदार्थ के वे सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं तथा जिनमें उस पदार्थ के सभी गुण उपस्थित होते हैं अणु कहलाते हैं। अणु शब्द को डेमोक्रिटस ने प्रतिपादित किया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक डैश को किसी डैश के हिस्से या एक यौगिक के उस डैश अंश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम है और उस तत्व के सभी गुणों को दिखाता है। तो दोस्तों, एक अणु को किसी तत्व के हिस्से या एक यौगिक के उस सबसे छोटे अंश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम है और उस तत्व के सभी गुणों को दिखाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक अणु को किसी तत्व के हिस्से या एक यौगिक के उस सबसे छोटे अंश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम है और उस तत्व के सभी गुणों को दिखाता है। अणु में कोई आवेश नहीं होता। अणु की संकल्पना ठोस, द्रव और गैस के लिए अलग अलग हो सकती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। CaOH2 का होल्ड पाइस के अणु में कितने परमाणु है? अब दोस्तों, कैल्शियम का कितना है? 1 परमाणु है। ऑक्सीजन के कितने हैं? 2 है। हाइड्रोजन के कितने हैं? 2 है। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 5 परमाणु। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के परमाणु कितने परमाणु हैं? इसमें 5 परमाणु हैं। दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH2OH का होल्ड पाइस। इसमें कैल्शियम के परमाणु संख्या कितनी है? 1 है। ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कितनी है? 2 है। हाइड्रोजन के परमाणु संख्या कितनी है? 2 है। तो इस प्रकार से टोटल कितनी हो जाएगी? 5 परमाणु की संख्या हो जाएगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन द्रव्यमान द्वारा अनुपात डैश में मौजूद है। द्रव्यमान के द्वारा अनुपात हमको बताना है। दोस्तों, हम जानते हैं कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है? तो 12 होता है। अनुपात ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। लेकिन ऑक्सीजन के कितने अणु है? ऑक्सीजन कितना है? 2 है। तो 16 × 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 12:32 आ जाएगा। जब इसको काटेंगे दोस्तों तो कितने बार में जाएगा ये? तो ये आ जाएगा 4 × 12, 4 × 8 32। तो 3:8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3:8। क्योंकि द्रव्यमान द्वारा अनुपात हमसे पूछा है तो हमको कार्बन का द्रव्यमान लेना पड़ेगा और ऑक्सीजन का द्रव्यमान लेना पड़ेगा। कार्बन का कितना होता है? 12 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। लेकिन ऑक्सीजन के कितने अणु है? 2 है। तो 16 × 2 कर देंगे तो इस प्रकार से निकल के आ जाएगा हमारा 3:8 आंसर। तो आज हम देखेंगे धातु, अधातु और उपधातु, मतलब मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स के बारे में। देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन हमको यहाँ पे बताना है। पहला कथन है धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो दोस्तों, ये बिल्कुल सही कथन है। धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। दूसरा ऑप्शन है धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो ये तो हमारा गलत हो गया। धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अधातुएं विद्युत ऋणात्मक प्रकृति की होती है जबकि धातुएं विद्युत धनात्मक प्रकृति की होती है। तो ये भी कथन जो है दोस्तों सही है। जो अधातुएं होती है दोस्तों ये विद्युत ऋणात्मक प्रकृति की होती है और जबकि धातुएं जो होती है ये कैसी होती है? विद्युत धनात्मक प्रकृति की होती है। तो यहाँ पे गलत कथन कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी वाला। केवल बी वाला जो कथन है ये कैसा है? गलत कथन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, केवल बी वाला। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। धातुएं प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है
निम्न में से कौन सा दिए गए अभिकथन की सही व्याख्या करता है? दोस्तों धातुएं कैसी होती है प्रकृति में? वैद्युत धनात्मक होती है। तो इसमें जो सही व्याख्या करता है ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला। धातुएं धनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को त्यागती है, ये हमारा सही कथन हो जाएगा। ठीक है, क्या करती धातुएं? धनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को त्यागती है। ठीक है दोस्तों, धातुएं प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉनों को त्यागती है और धनावेशित आयन बनाती है। उदाहरण की बात करें तो सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सभी क्या है? धातुएं हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। धातु ऑक्साइड सामान्यतः खालिस्तान प्रकृति या डैश प्रकृति के होते हैं। दोस्तों धातु ऑक्साइड जो होते हैं ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अभी स्टार्टिंग में हमने आपको पहले क्वेश्चन में बताया धातु ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातु ऑक्साइड दोस्तों सामान्यतः क्षारीय प्रकृति के होते हैं क्योंकि ये तनु अम्लों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ऑक्सीजन और अन्य तत्वों के बीच की अभिक्रिया से बने यौगिकों को धातु ऑक्साइड या अधातु ऑक्साइड कहा जाता है। किसे? ऑक्सीजन और अन्य तत्वों मतलब धातुएं या फिर अधातुओं के बीच की अभिक्रिया से बने यौगिकों को धातु ऑक्साइड या अधातु ऑक्साइड हम कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा तत्व एक धातु है? दोस्तों कौन सा तत्व है जो एक धातु है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम। सोडियम जो है एक धातु है। ठीक है, दिए गए रासायनिक तत्वों में सोडियम एक धातु है, जर्मेनियम उपधातु है, नियॉन अक्रिय गैस है और ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन जो है ये अधातु है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अधातुओं के संबंध में दिए गए कथन में से कौन सा कथन सत्य है हमको ये बताना है। ठीक है, अधातुओं के संबंध में हमको जो कथन दिए हैं इसमें कौन सा सत्य है बताना है। दोस्तों अधातुएं प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होती है, बिल्कुल सही बात है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर बंध बनाती है, बिल्कुल सही है। अब सही कथन ही बोलना है दोस्तों, ऑप्शन ए ही हमारा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अधातुएं प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होती है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर बंध बनाती है, यह सत्य कथन है। अधातुएं तीनों अवस्थाओं ठोस, द्रव, गैस में पाई जाती है। अधातुओं का घनत्व प्रायः कम होता है। अधातु तत्वों में कोई चमक नहीं पाई जाती। यह ताप यानी उष्मा और विद्युत के कैसे होते हैं? कुचालक होते हैं। अधातु का एक गुण भंगुर होना है। अधातुओं के गलनांक व क्वथनांक कैसे होते हैं? कम होते हैं। अधातु सामान्य ताप पर तरल अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। अधातु का उपयोग जीवाणुओं को खत्म करने में होता है, मतलब क्लोरीन का उपयोग किसको खत्म करने के लिए होता है? जीवाणुओं को खत्म करने में। और सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल फोटोग्राफी के काम में किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का। सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल जो है फोटोग्राफी के काम में हम करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा तत्व एक धातु है? तो इसमें कौन सा तत्व है जो एक धातु है? तो दोस्तों फेरस जो है एक धातु है। फेरस एक धात्विक तत्व है जिसे सामान्यतः लोहा या आयरन कहा जाता है। फेरस की बात करें दोस्तों, आवर्त सारणी के 8वें समूह का पहला तत्व है। धरती में यह चौथा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। फेरस की परमाणु संख्या 26 है तथा घनत्व कितना है? 7.86 ग्राम है। कितना? 7.86 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है फेरस का, मतलब लोहे का घनत्व। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न तत्वों में से अर्ध धातुओं के सही युग्म का चयन कीजिए। अर्ध धातु दोस्तों कौन कौन सी हो जाएगी? तो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है ये क्या है? अर्ध धातु है। दोस्तों सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करें तो ये कैसी धातु है? अर्ध धातु है। इन्हें अर्धचालक या सेमीकंडक्टर भी हम कहते हैं क्योंकि इनमें धातुओं एवं अधातुओं दोनों के गुण पाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो इनमें सुचालक एवं कुचालक दोनों के गुण पाए जाते हैं। सिलिकॉन एवं जर्मेनियम शुद्ध तत्व है। कुछ यौगिक अर्धचालक भी होते हैं जैसे गैलियम आर्सेनाइड या कैडमियम सेलेनाइड, ये क्या है? अर्धचालक भी होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी उपधातु नहीं है? दोस्तों उपधातु नहीं हमको बताना है। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन तो अर्धचालक है। सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक। एंटीमनी क्या है? अर्धचालक है। आर्सेनिक क्या है? अर्धचालक है। क्या है? उपधातु है। ये सभी क्या है? सिलिकॉन क्या है? उपधातु है। एंटीमनी क्या है? उपधातु है। आर्सेनिक क्या है? उपधातु है। सेलेनियम क्या है? सेलेनियम उपधातु नहीं है। ठीक है, तो क्या है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में सेलेनियम उपधातु नहीं है। सेलेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 34 होता है। इसका वर्गीकरण अधातु के रूप में किया जाता है। सेलेनियम की खोज दोस्तों 1817 में बर्जिलियस द्वारा की गई थी। किसने की थी सेलेनियम की खोज? बर्जिलियस ने। ठीक है, सिलिकॉन, एंटीमनी, आर्सेनिक क्या है? उपधातु है। वे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उपधातु कहलाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
निम्न में से कौन सी धातु नहीं है? तो दोस्तों धातु नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है ये धातु नहीं है, यह कार्बन परिवार में एक अधातु रासायनिक तत्व है जो आवर्त सारणी के समूह 14 के अंतर्गत आता है। यह पृथ्वी की ऊपरी परत या पपड़ी का 27.7% हिस्सा बनाती है। यह पृथ्वी के क्रस्ट में दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। कौन सा? सिलिकॉन। जबकि लेड, गैलियम और स्कैंडियम जो है ये क्या है? धातुएं है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा तत्व ना तो धातु है और ना ही अधातु है? तो दोस्तों जर्मेनियम जो है ये ना तो धातु है और ना ही अधातु है। दोस्तों जर्मेनियम की बात करें, जब जर्मेनियम तत्व ना धातु है और ना ही अधातु है, यह एक क्या है? उपधातु है। उपधातु एक रासायनिक तत्व होता है जिसका गुणधर्म विशिष्ट धातुओं और अधातुओं के बीच मध्यवर्ती होता है। उपधातुओं के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो सिलिकॉन हो गया, आर्सेनिक हो गया, ये सभी क्या है? उपधातुएं हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। धातुओं के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं हमको कथन बताना है। दोस्तों धातुओं को आवर्त सारणी में बाईं ओर रखा गया है, ये बिल्कुल सही कथन है। सामान्यतः धातु अम्लीय ऑक्साइड, बिल्कुल गलत बात दोस्तों। हमने अब आपको बताया धातुएं कैसी होती है? क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। कैसी? क्षारीय ऑक्साइड। धातुएं प्रकृति में वैद्युत धनात्मक होती है, बिल्कुल सही बात है। धातुएं बंध निर्माण के दौरान इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है, ये भी सही बात है। ठीक है, तो गलत कथन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा गलत कथन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं धातु कहलाते हैं। धातुएं प्रायः क्षारीय आधुनिक आवर्त सारणी में सभी धातु तत्व बाईं ओर और मध्य में स्थित होते हैं। आवर्त सारणी में जो तत्व बिल्कुल बाईं ओर है उनमें धातुओं के गुण सबसे अधिक पाए जाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा तत्व प्रकृति में सबसे अधिक धात्विक होता है? तो सबसे अधिक धात्विक तत्व दोस्तों ये है हमारा सीजियम। सीजियम जो है ये सबसे अधिक धात्विक तत्व है। सीजियम एक रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 55 है। इसका गलनांक कितना है? 28.5 डिग्री सेल्सियस, और यह क्षार धातु में आखिरी प्राकृतिक तत्व है। यह प्रकृति में सबसे अधिक धात्विक होता है। वही सबसे ज्यादा धात्विक मानव निर्मित तत्व फ्रांसियम है। सबसे ज्यादा धात्विक तत्व कौन सा है? तो मानव निर्मित तत्व है फ्रांसियम। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। धातुओं का वह कौन सा गुण है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है? तो यह है दोस्तों हमारा तन्यता। तन्यता के गुण के कारण तार को कैसे ढाला जा सकता है? किसके रूप में? तार के रूप में ढाला जा सकता है धातु को। धातु का वह गुण जिसके कारण उसे खींचकर तार के रूप में ढाला जा सकता है, धातु के उस गुण को तन्यता मतलब डक्टाइल कहते हैं। सोना में सबसे अधिक तन्यता का गुण होता है। किसमें? सोना में। ठीक है, देखते हैं आपको अगला क्वेश्चन। डैश प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है? तो दोस्तों धातुएं जो होती है ये प्रकृति में कैसी होती है? विद्युत धनात्मक। अधातु कैसी होती है? विद्युत ऋणात्मक होती है। दोस्तों ऐसे तत्व हाइड्रोजन के अतिरिक्त ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर ध्यानायन प्रदान करते हैं धातु कहलाते हैं। धातुएं सामान्यतः चमकदार, आघातवर्ध एवं तन्य होती है। धातु उष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। चांदी विद्युत की सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। प्रकृति में धातुएं स्वतंत्र अवस्था में या अपने यौगिकों के रूप में पाई जाती है। धातुएं विद्युत धनात्मक तत्व होती है क्योंकि यह अधातुओं को इलेक्ट्रॉन देकर स्वयं धनायन में परिवर्तित हो जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है। दोस्तों धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार जो होता है ये होता है वक्र। कैसा होता है? वक्र होता है। किसी भी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति करते हैं जिसे परमाणुिक मॉडल द्वारा सिद्ध किया गया है। इसलिए किसी भी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होता है? तो वक्र होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर मतलब फाइल बनाने में आसानी होती है? तो ये होती है आघात वर्धनीयता के गुण के कारण। किसके कारण? आघात वर्धनीयता के गुण के कारण। धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को आघात वर्धनीयता कहते हैं। धातु के इसी गुण के कारण उनका आकार आसानी से बदला जा सकता है, जैसे चांदी हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया, पीतल हो गया, सोना हो गया। इनका अपन आकार बदल सकते हैं। किसके द्वारा? आघात वर्धनीयता के द्वारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं के बारे में गलत है? तो दोस्तों धातुओं के बारे में गलत हमको बताना है। तो दोस्तों ये विद्युत ऋणात्मक नहीं होती है। धातुएं कैसी होती है? विद्युत धनात्मक होती है। ये तन्य होती है, आघातवर्धनी होती है, सत्य कथन है। ये ताप और विद्युत की सुचालक होती है, सत्य कथन है। इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, ये भी सत्य कथन है। तो डी वाला ऑप्शन क्या है हमारा?
सही हो जाएगा। तो गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। धातु अपनी वास्तविक स्थिति में डैश विद्यमान होती है। दोस्तों धातु अपनी वास्तविक स्थिति में मुक्त स्थिति में विद्यमान होती है। कौन सी स्थिति में? मुक्त स्थिति में विद्यमान होती है धातु। ठीक है, किसी भी धातु की बात करें तो वास्तविक अवस्था में तभी रहेगी जब वह मुक्त रूप से विद्यमान हो। कोई भी धातु होगी जब वास्तविक अवस्था में कब रहेगी? जब वह मुक्त रूप से विद्यमान हो। 24 कैरेट का सोना वास्तविक स्थिति में मुक्त अवस्था में रहता है। जो 24 कैरेट का सोना होता है वास्तविक स्थिति में कैसा होता है? मुक्त अवस्था में। शुद्ध एल्युमिनियम हवा और पानी के साथ रासायनिक संयोग नहीं करता, अतः वह वास्तविक स्थिति में मुक्त अवस्था में होता है। ये क्या है? इसके उदाहरण है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से क्या अधातुओं का भौतिक गुण नहीं है? तो दोस्तों अधातुओं का भौतिक गुण कौन सा नहीं है? यह केवल ठोस अवस्था में होते हैं। यही गलत हो गया, क्योंकि अधातुएं तो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। आघात वर्धनीयता नहीं होना, बिल्कुल सही बात है। तन्यता नहीं होना, ठीक है। उष्मा और विद्युत के कुचालक, बिल्कुल सही है। निम्न गलनांक और क्वथनांक, बिल्कुल सही है। तो पहला वाला ही हमारा क्या हो जाएगा? भौतिक गुण नहीं हो जाएगा अधातुओं का। अब अधातुओं के भौतिक गुण की बात कर लेते हैं। तो अधातुएं विद्युत व उष्मा की कुचालक एवं अतन्य होती है। ये धातु की तरह कठोर न होकर कैसी होती है? भंगुर होती है। अधातुएं ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। इनमें आघात वर्धनीयता एवं तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। इनका गलनांक व क्वथनांक कैसा होता है? निम्न होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है? तो अधातु जो है दोस्तों ये ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। धातुओं से भिन्न तत्व अधातु कहलाते हैं। धातुओं से भिन्न तत्व क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। अभी तक ज्ञात कुल तत्वों में अधातुओं की संख्या कितनी है? 27 है, जिसमें से 11 गैसें हैं, 15 ठोस है व एक कैसी है? द्रव है। जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि गैसीय। ठीक है, कैसी है ये? गैसीय। गैसीय अधातु है। ब्रोमीन द्रव अधातु व सल्फर, आयोडीन, कार्बन, फास्फोरस आदि कैसी है? ठोस अधातु है। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कैसी है? गैसीय धातु है। ब्रोमीन कैसी है? द्रव अधातु है। सल्फर, आयोडीन, कार्बन कैसी है? फास्फोरस, ये सभी ठोस अधातु है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। धातुओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सभी धातुएं चमकती है और उन्हें पालिश किया जा सकता है, बिल्कुल सत्य बात है। सभी धातु पारे को छोड़कर तरल में है और मुलायम है, ये गलत है दोस्तों। सभी धातुएं पारे को छोड़कर तरल में नहीं है और मुलायम नहीं है। ठीक है, सभी धातुओं के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, सही बात है। सभी धातु आघातवर्धनीय नमनीय होती है, ये भी सही बात है। तो गलत कथन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला। सभी धातु तरल में है ये और मुलायम है, ये क्या है? गलत कथन है। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनात की प्रवृत्ति रखते हैं धातु मतलब मेटल कहलाते हैं। जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये सभी क्या है? ये क्या हो गया? ये सभी क्या है? ये धातु है। और धातुएं कैसी होती है? आघातवर्धनी होती है। इन्हें हथौड़े से पीटकर पतली चादरें बनाई जा सकती है। जैसे सोना हो गया, चांदी सर्वाधिक आघातवर्ध धातु है। सभी धातुएं कैसी होती है? चमकदार होती है। इन्हें पालिश किया जा सकता है। सभी धातुएं पारे को छोड़कर तरल और मुलायम नहीं होती है, बल्कि ठोस एवं सख्त होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिसमें उसकी सतह चमकदार होती है? तो इसे बोलते हैं हम धात्विक चमक। क्या बोलते हैं इसे? हम धात्विक चमक हम बोलते हैं। धातुएं आघातवर्धनी होती है। धातुओं को हथौड़े से पीटकर पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुओं का घनत्व भी उच्च होता है तथा इनमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे हम बोलते हैं धात्विक चमक। क्या बोलते हैं इसे? हम धात्विक चमक बोलते हैं। धात्विक चमक के कारण धातुओं की सतह चमकदार होती है। धातुओं में तन्यता का गुण भी पाया जाता है, जिसके कारण धातु के पतले लंबे तार भी बनाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। धातु आघातवर्धनी और कोमल होती है क्योंकि? दोस्तों धातु आघातवर्धनी और कोमल होती है क्योंकि धातु के परमाणु की परतें एक दूसरे पर फिसल सकती है। क्यों होती है कोमल और आघातवर्धनी? क्योंकि धातु के परमाणु की परतें जो होती है एक दूसरे पर क्या हो सकती है? फिसल सकती है। दोस्तों धातुएं आघातवर्धनी और कोमल होती है क्योंकि धातुओं के परमाणुओं की परतें एक दूसरे पर फिसल सकती है। धातुएं उष्मा और विद्युत की अच्छी चालक होती है, जबकि अधातु सामान्यतः भंगुर, चमकहीन और विद्युत तथा उष्मा की कैसी होती है? कुचालक होती है। धातुओं को पीटकर उन्हें पतली चादर के रूप में परिवर्तित करने के गुण को हम क्या बोलते हैं? आघातवर्धनीता बोलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें चपटा किया जा सकता है उसे आघातवर्धनीता कहा जाता है। इनमें से कौन सा आघातवर्धनीयता का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों इंडियम पन्नी जो है ये आघातवर्धनीयता का उदाहरण नहीं है। लिथियम फाइल की बात करें, स्वर्ण पत्र की बात करें, चांदी फाइल की बात करें, तो ये सभी कैसे हैं? आघातवर्धनीय के उदाहरण है। ठीक है, देखते हैं।
किसी पदार्थ को दबाने पर या संपीडक प्रतिबल की स्थिति में विकृत होकर दाब के लंबवत दिशा में फैलने का गुण आघातवर्धनीता कहलाता है। निम्न धातुएं प्रायः आघातवर्धनी है। कौन कौन सी? सोना, लोहा, तांबा, पीतल, चांदी। जबकि इंडियम पन्नी जो है आघातवर्धनीय नहीं है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं। दोस्तों धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर कैसे होते हैं? तो ये होते हैं क्षारीय मतलब बेसिक होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर बेसिक मतलब क्षारीय होते हैं। ऑक्साइड वे रासायनिक यौगिक होते हैं जिनमें कम से कम एक ऑक्सीजन परमाणु और एक अन्य तत्व हो। ये क्या होते हैं? ऑक्साइड। ठीक है, तत्वों की वायु में ऑक्सीकरण अभिक्रिया से तत्वों के ऑक्साइड का निर्माण होता है। लोहे में जंग लगना इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक है, तत्वों की वायु में ऑक्सीकरण अभिक्रिया से तत्वों के ऑक्साइड का निर्माण होता है और लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? इन्हीं का, उसी का उदाहरण है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अधातु कक्षीय ताप पर तरल होती है। तो दोस्तों कौन सी होती है? ब्रोमीन। कौन सी होती है? ब्रोमीन। ब्रोमीन हैलोजन श्रेणी का तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 35 है। इसकी खोज फ्रांस के वैज्ञानिक वेलार्ड ने की थी। यह सामान्य ताप पर एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में रहती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश एकमात्र अधातु है जो तरल अवस्था में होती है। तो ब्रोमीन जो है एकमात्र अधातु है जो तरल अवस्था में होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सौर पैनल में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? दोस्तों सौर पैनल में जो है सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। किसका? सिलिकॉन का। सौर पैनल फोटोवोल्टिक प्रभाव के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने के लिए सूर्य से प्राप्त प्रकाश का उपयोग करते हैं। किसका? फोटोवोल्टिक प्रभाव के माध्यम से क्या करते हैं? विद्युत उत्पादन करने के लिए सूर्य से प्राप्त प्रकाश का उपयोग करते हैं। सौर पैनल मॉड्यूल में वेफर आधारित क्रिस्टली सिलिकॉन सेल या कैडमियम टेलुराइड या सिलिकॉन आधारित एक पतली झिल्ली वाली सेल मुख्यतः प्रयोग की जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती है क्योंकि उनमें बहुत सारे ढीले आबंधित डैश होते हैं। तो ढीले आबंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस वजह से धातु विद्युत की कैसी होती है? अच्छी सुचालक होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? हमको गलत कथन बताना है। पहला, अधातुएं ऋणायन बनाती है। ठीक है, सही है। अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। बिल्कुल सही बात है। अधातुएं धनायन बनाती नहीं, अधातुएं ऋणायन बनाती है। अभी ये आपको बताया। अधातुएं विद्युत की सुचालक होती है। ये भी सही है। तो गलत कथन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला। अधातुएं धनायन बनाती है, ये कौन सा कथन है? गलत कथन है। दोस्तों अधातुएं धनायन नहीं बनाती क्योंकि अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाती है तथा ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करती है। कौन? अधातुएं। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे दोस्तों मिश्रण को अलग करने की प्रमुख विधियों के बारे में। देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से बताना है कि कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। ऑप्शन ए सोडियम सल्फेट, ऑप्शन बी कपूर, ऑप्शन सी अमोनियम क्लोराइड या ऑप्शन नंबर डी नेफ्थलीन। तो दोस्तों सोडियम सल्फेट जो है ये ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। कपूर, अमोनियम क्लोराइड और नेफ्थलीन जो है ये ऊर्ध्वपातक पदार्थ है। ऊर्ध्वपातन एक भौतिक प्रक्रिया है। किसी पदार्थ द्वारा अपनी अवस्था को ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित करने को ऊर्ध्वपातन हम कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान तत्व की अवस्था किसी मध्यवर्ती द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होती है। जैसे कपूर हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, नेफ्थलीन हो गया, ये ऊर्ध्वपातक पदार्थ है। जबकि सोडियम सल्फेट जो है ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है? तो दोस्तों अमोनियम क्लोराइड जो है इसका ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड की बात करें दोस्तों तो अमोनियम क्लोराइड को नौसादर के रूप में भी जाना जाता है। इसका ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है। इसका अनुसूत्र क्या होता है? NH4Cl होता है। ठीक है, यह श्वेत रंग का क्रिस्टली पदार्थ है जो जल में अत्यंत विलेय है। इसका जलीय विलयन हल्का अम्लीय होता है। प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला सॉल अमोनियम क्लोराइड का एक रूप होता है। दोस्तों जो अमोनियक है ये क्या है? अमोनियम क्लोराइड का एक रूप होता है जो प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को उपयोग करेंगे? दोस्तों सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए हम जो उपयोग करेंगे ये करेंगे ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन का। किसका उपयोग करेंगे? ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन का उपयोग हम करेंगे। सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड या नौसादर को अलग करने के लिए ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन प्रक्रिया का प्रयोग होता है। ऊर्ध्वपातन मिश्रण से पदार्थों को पृथक करने की वह विधि है जिसमें किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वह बिना द्रवित हुए सीधे वाष्पीकृत हो जाता है। जैसे
कपूर हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया। इसको गर्म करने पर वे सीधे ही वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। ये द्रव में परिवर्तित नहीं होते, डायरेक्ट ठोस से किस में हो जाते हैं, गैस में। यही क्या है, ऊर्ध्वपातन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण अलग अलग कीपो या फनल द्वारा अलग किया जा सकता है? तो दोस्तों कौन सा ऐसा मिश्रण है जो अलग अलग कीपो या फनल द्वारा अलग किया जा सकता है? तो तेल और पानी का। तेल और पानी के मिश्रण को दोस्तों अलग अलग कीपो या फनल द्वारा अलग किया जा सकता है। तेल और पानी के मिश्रण को अलग अलग कीपो फनल द्वारा अलग किया जा सकता है क्योंकि यह विषमांगी मिश्रण है। सामान्यतः मिश्रण दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण की बात करें तो ऐसा मिश्रण जिसके अवयवी कणों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता, जैसे नमक के जलीय विलयन को नमक और जल में अलग अलग नहीं देखा जा सकता। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण की बात करें तो ऐसा मिश्रण जिसके अवयवी कणों को अलग अलग देखा जा सकता है, जैसे पानी में तेल को डालने पर भी तेल ऊपर रह जाता है और पानी कहाँ रहता है, नीचे बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, विषमांगी मिश्रण के उदाहरण है। देखते हैं अगला टॉपिक हमारा पदार्थ का अवस्था परिवर्तन। इसका पहला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? तो दोस्तों वाष्पीकरण की दर को कम करता है कौन सा, नमी। नमी जो है ये वाष्पीकरण की दर को कम करती है। नमी वाष्पीकरण की दर को कम करती है। हवा में मौजूद पानी की वाष्प की मात्रा को नमी कहते हैं। वायुमंडल में विद्यमान अदृश्य जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। यह आर्द्रता पृथ्वी से वाष्पीकरण के विभिन्न रूपों द्वारा वायुमंडल में पहुंचती है। यदि वायुमंडल के तापमान में वृद्धि हो जाती है तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया कैसी हो जाती है, तीव्र हो जाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश एक सतह की घटना है। तो दोस्तों सतह की घटना कौन सी है, तो वाष्पीकरण। वाष्पीकरण जो है एक सतह की घटना है। द्रव की खुली सतह से प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव का वाष्प में बदलना ही वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण एक सतह की घटना है। इस कार्य हेतु ऊष्मा द्रव को अपने अंदर से ही प्राप्त होता है, अतः इस क्रिया से द्रव ठंडा हो जाता है। दैनिक जीवन में इसके कुछ उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे शरीर से पसीना निकलने पर ठंडा महसूस होना। वाष्पीकरण के कारण ही सुराही का पानी कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों द्रव से ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्या, हिमीकरण। क्या बोलते हैं, हिमीकरण, मतलब फ्रीजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। आपको इंग्लिश भी याद रखना है। द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को हिमीकरण या फिर फ्रीजिंग कहा जाता है। द्रव का ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो हिमीकरण या फ्रीजिंग। तथा जिस निश्चित ताप पर द्रव ठोस में बदलता है उसे हिमांक बिंदु मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। किसी पदार्थ का हिमांक व गलनांक प्रायः कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। देखते हैं अगला टॉपिक, विलयन। सॉल्यूशन के जितने क्वेश्चन है वे सारे क्वेश्चन। जब कविता कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लेती है और उसमें एल्युमिनियम के कुछ दाने मिलाती है तो विलयन का रंग बदल जाता है। यह डैश के निर्माण के कारण होता है। दोस्तों जब कविता कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लेती है और उसमें एल्युमिनियम के कुछ दाने मिलाती है तो विलयन का रंग बदल जाता है। ये होता है Al2 ब्रैकेट में SO4 का थ्राइस। Al2 SO4 का थ्राइस जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। दोस्तों जब कविता कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लेती है और उसमें एल्युमिनियम के कुछ दाने मिलाती है तो विलयन का रंग बदल जाता है। यह एल्युमिनियम सल्फेट के निर्माण के कारण होती है। किसके कारण, एल्युमिनियम सल्फेट के निर्माण के कारण। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से किस कोलाइड में तरल परिक्षेपण माध्यम में ठोस परिक्षिप्त प्रावस्था होती है? तो कौन सा कोलाइड है जिसमें तरल परिक्षेपण माध्यम में ठोस परिक्षिप्त प्रावस्था होती है? तो ये है हमारा सॉल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सॉल में। सॉल जैसे कोलाइड में तरल परिक्षेपण के माध्यम में ठोस परिक्षिप्त प्रावस्था होती है। किसी विलयन में परिक्षिप्त पदार्थ अर्थात विलेय पदार्थ तथा परिक्षेपण माध्यम या विलायक किस अवस्था में उपस्थित है, इस आधार पर कोलाइडल विलयन का वर्गीकरण परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के आधार पर किया जाता है। कुछ कोलाइडी पदार्थ इस प्रकार है, जैसे जेल की बात करें तो जेल में परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव होती है और परिक्षेपण माध्यम क्या होता है, ठोस होता है। इमल्सन की बात करें तो परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव होती है और परिक्षेपण माध्यम भी क्या होता है, द्रव होता है। फोम की बात करें तो परिक्षिप्त प्रावस्था गैस होती है और परिक्षेपण माध्यम क्या होता है, द्रव होता है। किसमें, फोम में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाइड्रोक्साइड आयनों की उच्च सांद्रता वाले विलयन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों हाइड्रोक्साइड आयनों की उच्च सांद्रता वाले विलयन के संबंध में जो सत्य कथन है हमको बताना है। तो ये हो जाएगा, विलयन उच्च पीएच मान वाला क्षारकीय विलयन है
ये जो है हमारा सत्य कथन है। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं इसका एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। तो हाइड्रोक्साइड आयनों की उच्च सांद्रता वाले विलयन के संबंध में विलयन उच्च पीएच मान वाला क्षारकीय विलयन है। यह कथन सही है। सभी क्षारीय विलयनों का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपके पास दो विलयन ए और बी है। विलयन ए का पीएच मान 6 है और विलयन बी का पीएच मान 9 है। इस जानकारी के आधार पर सही उत्तर हमको चुनना है। ऑप्शन ए, विलयन ए अम्लीय है और विलयन बी क्षारीय है। दोस्तों ये हमारा जो है ये ग्राफ होता है 0 से लेके, ये यहाँ से होता है 0 से लेके 7 तक और 7 से लेके होता है 14 तक। ठीक है, ठीक है, ये पीएच स्केल है हमारा। 7 से कम जो भी होगा वो क्या होगा? अम्लीय होगा। क्या होगा? अम्लीय। 7 से जो भी अधिक होगा वो कौन क्या होगा? क्षारीय होगा। अब उसने बोला है क्या? आपके पास दो विलयन ए और बी है। विलयन ए का पीएच मान 6 है, मतलब 7 से कम है, तो 7 से कम है मतलब ए क्या हो जाएगा? हमारा अम्लीय हो जाएगा। और विलियम बी का पीएच मान कितना दिया है? 9 दिया है, मतलब 7 से अधिक है, तो बी क्या हो जाएगा? हमारा क्षारीय हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। विलियन ए अम्लीय है और विलियन बी क्या है? क्षारीय है। दोनों विलियन अम्लीय है क्या? नहीं। अभी हमने बताया ये ग्राफ आप याद रखिए 0 से 7 तक होता है और ये होता है 14 तक। ठीक है, इधर 7 से आगे बढ़ेंगे तो क्षार होगा। ठीक है, इधर 7 से कम करेंगे तो अम्ल होगा। ठीक है, अब उसने बोला है दोनों विलयन अम्लीय है। 7 से अधिक है पीएच मान 9 है, तो अम्लीय तो हो नहीं सकता, गलत है। दोनों विलयन क्षारीय हो सकते क्या? नहीं, ये भी नहीं हो सकता। विलयन ए क्षारीय है और विलयन बी अम्लीय है। विलयन ए क्या है? विलयन ए क्षारीय हो सकता है क्योंकि पीएच मान तो 6 है, मतलब 7 से कम है, मतलब अम्लीय है। विलयन बी 7 से ज़्यादा है तो 9 क्षारीय है, तो बी क्या हो जाएगा? क्षारीय, और ए क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, पीएच स्केल की खोज किसने की थी? कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, पीएच मान के स्केल की खोज किसने की थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी विलयन का पीएच मान उसके अम्लीय या क्षारीय होने का सूचक होता है। जिस विलयन का मान 7 से कम होता है वह अम्लीय तथा जिस विलयन का मान 7 से अधिक होता है वह क्षारीय विलयन होता है। इस प्रकार प्रश्नगत विलयन ए अम्लीय होगा और विलयन बी क्या होगा? क्षारीय होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत अपघटन विधि द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में किस विलयन का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों विद्युत अपघटन विधि द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में हम विधि किसका उपयोग करते हैं? तो लवण जल की विधि का उपयोग करते हैं। किसका? लवण जल विधि का उपयोग करते हैं। किस विलयन का? लवण जल का विलयन का उपयोग हम करते हैं। विद्युत अपघटन विधि द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में लवण जल का उपयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अकार्बनिक यौगिक है जिसे कास्टिक सोडा के रूप में भी जाना जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? तो कास्टिक सोडा के नाम से। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग लुगदी और कागज, कपड़े, पीने का पानी, साबुन और डिटर्जेंट के निर्माण में किया जाता है। किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कॉपर क्लोराइड विलयन का रंग डैश होता है। दोस्तों कॉपर क्लोराइड विलयन का रंग जो होता है ये क्या होता है? नीला और हरा होता है। क्या होता है? नीला हरा होता है कॉपर क्लोराइड विलयन का रंग। कॉपर क्लोराइड के निर्जल रूप से पीले भूरे रंग का होता है। निर्जल रूप से कैसा होता है? पीले भूरे रंग का, लेकिन धीरे धीरे नमी को अवशोषित करके नीला हरा डाइहाइड्रेट बनाता है। इसका मोलर द्रव्यमान 134.45 ग्राम प्रति मोल तथा गलनांक व क्वथनांक क्रमशः 498 डिग्री सेल्सियस तथा 993 डिग्री सेल्सियस है। गलनांक कितना है इसका? 498 डिग्री सेल्सियस, और क्वथनांक कितना है? 993 डिग्री सेल्सियस। किसका? कॉपर क्लोराइड का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकाश पुंज का पथ उस डैश विलयन के माध्यम से दिखाई देता है जिसमें कणों का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है। तो प्रकाश पुंज का पथ उस कोलाइडी विलयन के माध्यम से दिखाई देता है जिसमें कणों का आकार कैसा होता है? अपेक्षाकृत बड़ा होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक विलयन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में 47 ग्राम लवण की मात्रा है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा विलयन की सांद्रता की गणना कीजिए। दोस्तों सांद्रता की गणना हमको यहाँ पे करना है। दोस्तों विलयन में पानी की मात्रा कितनी दी है? 320 ग्राम दी गई है। विलायक की मात्रा कितनी दी गई है? 47 ग्राम दी गई है। तो द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा विलयन की सांद्रता की गणना हमको करना है। दोस्तों विलयन की सांद्रता की गणना करने के लिए क्या हो जाएगा? विलायक बटे विलायक प्लस विलयन, या डायरेक्टली आप इसको ऐसा करिए, हमको प्रतिशत निकालना है। ठीक है, टोटल विलयन कितना है? 320 और 47 ग्राम, तो टोटल कितना हो जाएगा? 320 और 47 हो जाएगा आपका कितना? 367 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 367 हो जाएगा। और द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, तो कितने ग्राम लवण है? 47 ग्राम। 47 ग्राम लवण है दोस्तों, कितने आउट ऑफ 367 इंटू में क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कितना निकल के आ जाएगा?
12.8% आपको सॉल्व करके निकालना है। ठीक है, 12.8% इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक द्रव्य जिसमें 49 ग्राम साधारण नमक को 320 ग्राम पानी में घोला गया है, द्रव्य के द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में संयोजकता की गणना करना है। हमको कितना संयोजकता की गणना करना है। टोटल दोस्तों 49 ग्राम क्या है? साधारण नमक है, और 320 ग्राम क्या है? पानी है। तो टोटल कितना हो जाएगा? ये 369 ग्राम टोटल विलयन हो जाएगा। अब हमको निकालना है संयोजकता, तो 49 हमको निकालना है आउट ऑफ 369 इंटू 100 कर देंगे हम। इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कितना निकल जाएगा 13.28% इसका निकल के राइट आंसर आ जाएगा। सॉल्व आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 38.28%। एक विलियन में 320 ग्राम जल में 31 ग्राम नमक है। द्रव्यमान प्रतिशत संबंध के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। दोस्तों टोटल विलयन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 320 और 31 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 351। कितना हो जाएगा? 351। हमको प्रतिशत निकालना है तो 31/351 इंटू 100 कर देंगे। तो सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा? 8.83%। कितना आ जाएगा? 8.83% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक विलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 32 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलियन की सांद्रता की गणना करें। ये होमवर्क है आपका, आपको इसको खुद सॉल्व के कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 150 ग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी घोलकर बनाए विलयन में मास प्रतिशत के जरिए मास का सांद्रण डैश होगा। दोस्तों 150 ग्राम पानी है, 50 ग्राम चीनी घोल है। ठीक है, टोटल विलयन कितना हो जाएगा? 150 ग्राम पानी और 50 ग्राम चीनी, तो टोटल विलयन हो जाएगा हमारा 200 ग्राम। ठीक है, सांद्रता हमको निकालना है तो 50/200 इंटू 100 करेंगे तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो 25% इसका राइट आंसर आ जाएगा। कितना परसेंट? 25%। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक विलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में 36 ग्राम लवण है। द्रव्यमान प्रतिशत के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में विलियन की सांद्रता कितनी होगी? दोस्तों 320 ग्राम और 36 ग्राम को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 356 ग्राम। कितना हो जाएगा? 356। और निकालना है किसका? 36 ग्राम के संदर्भ में इंटू हम 100 करेंगे तो आंसर निकल के कितना आ जाएगा? 10.11% निकल के आ जाएगा। सॉल्व आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा? 10.11%। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक विलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 41 ग्राम है। विलियन के द्रव्यमान प्रतिशत के द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में इसकी सांद्रता की गणना कीजिए। टोटल विलियन कितना हो जाएगा? 320 और 41 तो 361 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 361 हो जाएगा। और कितना है विलियन? 41 ग्राम है नमक की मात्रा, इनटू कितना करेंगे? 100 कर देंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों कितना निकल के आ जाएगा? 11.36%। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला टॉपिक अपरूपता हम पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।